तो ये हमारे पास अपना अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं इसको कि इस तरह से सोल्व करेंगे इसको। देखो भाई क्या लिखा हुआ है, एक पर्सन का नाम है, ए टेक्स अ लोन ऑफ 800 एट सिंपल इंटरेस्ट एट 12% पर एनम एंड बी टेक्स अ लोन ऑफ 910 रुपीज एट सिंपल इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। लिखा हुआ है ए ने 800 रुपए साधारण ब्याज की दर से 12% वार्षिक दर पर उधार लिया और बी 910 रुपए साधारण ब्याज की दर पर 10% की दर से उधार लेता है। अच्छा, पूछा गया है कितने वर्ष में वे राशि समान हो जाएगी। यहां पर पूरा लिखा नहीं हुआ, यहां पर लिखा हुआ कि पूरे कितने वर्ष में वे राशि क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। In how many years the amount paid by both of them will be the same? राशि समान हो जाएगी। राशि समान, अभी मैंने बताया राशि का मतलब होता है भाई अमाउंट मिश्र धन इक्वल हो जाए। अब देखो यहाँ पे मिश्र धन इक्वल होने का मतलब ये नहीं है कि ब्याज जब दोनों का इक्वल होगा तब जाके मिश्र धन इक्वल हो। वो आपसे ये बोल रहा है कि ए ने 800 रुपए दिए और ए को एक साल में 12% के हिसाब से क्या देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है। बी ने 910 रुपए लिए और उसको 10% के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। यह बोल रहे कौन सी ऐसा टाइम आएगा जब दोनों के द्वारा दिया गया जो अमाउंट है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। अब देखो अमाउंट कैसे सेम होगा मैं आपको बताता हूं। यहां ए का अमाउंट जो है, ए का जो मिश्रधन होगा, अमाउंट होगा, वो इक्वल होना चाहिए बी के अमाउंट के। क्लियर है? अच्छा, ए ने कितने रुपए लिए, ए का लगेगा 800 रुपए पर। अब 800 रुपए के हिसाब से मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका अमाउंट होता है वो कितना होता है भाई, 100 प्लस RT% के बराबर ये आपका अमाउंट होगा। तो यहां पर 800 का जो आप 100 प्लस RT% होगा, समझना है इसको, वो बराबर होना चाहिए कितने के, 910 रुपए के 100 प्लस RT% के। इस वाली कंडीशन में R बराबर आपको 12 दिया गया है और उस वाली कंडीशन में R बराबर 10 दिया गया है। तो मैं ऐसे लिख दूं भाई इसको, 800 इंटू 100 प्लस R कितना है यहां पर 12, तो मैं इसको लिख रहा हूं 12T% बराबर में 910, 100 प्लस ये 10T है तो इसको लिख देता हूं भाई 10T%। अब इसको सोल्व करना है, टी की वैल्यू निकालनी है, आपका आंसर होगा कैसे भाई, ये देखो एक जीरो से ये एक जीरो आपकी खत्म हो गई, ये परसेंट से परसेंटेज चला गया आपका। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो देखो कितना बनेगा भाई, 8 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे 80 का तो ये बनेगा 8000 प्लस ये बनेगा कितना 12 96 960T बराबर में कितना हो गया, ये 9100 प्लस 910T। यहां तक क्लियर हुआ? अब इसको देखो भाई, अगर ये 960 में से ये 910 इधर आकर माइनस होगा तो 50T बचेगा आपके पास। 50T बराबर में 9100 अगर इसमें से माइनस होगा, मतलब 9100 में से 8000 माइनस हुए तो बचते हैं 1100। ये एक जीरो से एक जीरो खत्म। T बराबर कितना आएगा भाई, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, मतलब T बराबर आपका आ गया 22 ईयर, 22 साल। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया? बड़ी सिंपल सी चीजें है ना, कुछ ज्यादा हेडिक लेने वाली कोई भी चीज नहीं है, आराम से इसके आंसर्स आते हैं। बस आपको समझना है भाई, अगर ये बोलता कि ब्याज सेम हो जाए, कैसा कौन सा ऐसा वर्ड्स आएगा जिसमें ब्याज सेम हो जाए, तो हम अगर ब्याज सेम करने की बात करते तो हम सिर्फ यहां पर क्या लिखते, 100 का RT% बराबर होना चाहिए 910 के RT% के, क्योंकि आप सिर्फ ये बोल रहे हो कि ब्याज बराबर हो, लेकिन यहां पर बोला गया है कि ब्याज नहीं, मिश्र धन अमाउंट बराबर हो तो दोनों तरफ अमाउंट को बराबर रख दो। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने रेशियोज बनाए थे, जैसे उसने बोला था कि समान राशि उनको प्राप्त हो तो बताइए कुछ 15680 रुपए को कितने भागों में आप बांटोगे। तो आपने बोल दिया कि भाई अगर समान राशि प्राप्त करवाना है, मिश्रधन समान होना है, तो हम पहले अनुपात बनाएंगे मिश्रधनों का और उसके बाद हम अनुपात बनाएंगे उनकी राशियों का, मतलब किसका, मूलधन का। और उसी प्रश्न में अगर वो बोल देता कि ब्याज समान मिले तो हम फिर पहले जो आपका रेशियो बनाते हैं, अनुपात बनाते हैं, वो किसका बनाते हैं, ब्याज का अनुपात बनाते हैं। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है क्वेश्चन करते समय, ताकि आपसे गलतियां ना हो। ओके, अब यहां पर देख लो भाई, ये क्वेश्चन हमारे पास है
और इसका किस तरह से आंसर करना है। ये क्वेश्चन वैसे हम कर चुके हैं। अब इसको मैं डायरेक्टली अप्रोच करूंगा। क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति अपने कुल धन का 1/3 भाग, कुल धन का 1/3 भाग 7% पर देता है। कुल का 1/3 भाग 7% में, ये टोटल के कितने के बराबर होगा भाई, 7/3% के बराबर। उसके बाद लिखा हुआ है 1/4 भाग 8% पर देता है। अच्छा, 1/4 भाग देता है 8% पे। इसको अभी मैं 100 से भी करके आपको बता दूंगा। 1/4 भाग देता है 8% पे, जो कि टोटल के कितने परसेंट के बराबर हुआ, 2% के बराबर हुआ। ये कर चुके हम। इसके बाद बोल रहा है कि शेष जो बचा हुआ, अच्छा लगा कितना दिया उसने, 1/3 वो लगा चुका है, 1/4 वो लगा चुका है, मतलब टोटल 1/3 प्लस 1/4 वो लगा चुका है। 3 4 का एलसीएम 12 आएगा, इधर 4 इधर 3, 7/12। अभी तक जो उसके पास 12 पार्ट थे उसमें से 7 पार्ट वो लगा चुका है। बची हुई कितनी होगी भाई, 12 में से अगर 7 लग चुके हैं तो 12 में से 5 बचे होंगे। तो अब जो राशि वो लगाएगा वो लगाएगा कितनी, 5/12। और 5/12 को उसने कितने पर रखा है भाई, 10% पर उधार देता है। ये रहा उसका 10%। अच्छा, टोटल के कितने के बराबर होगा, यहां पर देखो। अगर इसको सोल्व करें तो ये 2 से जाएगा 6 बार, ये 2 से गया 5 बार, लिख सकते हैं। अब ये कितना हो गया, 25/6, तो ये हो गया भाई 25/6%। उसे टोटल कितना ब्याज मिलेगा, टोटल पे इन सबको प्लस करेंगे उतना ब्याज मिलेगा। ये हमसे बोल रहा है यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपए हो तो कुल धन कितना था। वार्षिक आय 561 रुपए, वो इन पार्टों के बराबर होगी। क्लियर है, किन पार्टों के, इन पार्टों के बराबर होगी। कैसे करेंगे हम, यहां देखो, इन सबको अगर हम प्लस करें तो 3 और 6 का एलसीएम तो 6 आएगा, और 6 का अगर एलसीएम, 3 और 6 का एलसीएम भैया बटे में 6 आया, तो यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करो। 2 का मल्टीप्लाई अगर आप करोगे यहां पर तो ये होगा 14। तो 14, और यहां पर अगर 6 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो इसके बटे में भी 6 आएगा, इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, ठीक है, तो यहां पर 2 आएगा। तो ये हो गया 14, ये हुआ 12, और 14 12 हुए 26, 26 और 25 आपके हुए 51। तो आप लिख सकते हो 51/6%। क्या लिख सकते हो आप, 51/6% की वैल्यू दी हुई है भाई, कितनी, 561, इतनी दी हुई है। 51/6% की वैल्यू 561 है। हमें पता करना है कि टोटल कितना होगा। तो ये देखो, ये कितनी बार जाएगा, इसको अगर मैं करूं तो 51 एकम 51 हुआ, बचेगा 5, फिर से 1 हुआ भाई, 6 वहां पर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो 1% की वैल्यू आपकी कितनी आई, 66। और आपसे राशि पूछिए, मतलब 100% की वैल्यू, जो कि कितनी होगी, 6600। यहां समझ में आया, पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ये कैसे किया, ये समझ में आ गया क्या भाई, 1/3 7% बराबर कितना देगा, 7/3 देगा। 1/4 को 8% पे करोगे तो कितना दे रहा है वो, 2/6 के बराबर, 2 बराबर दे रहा है। बचा कितना, 7 लग चुका है 12 में से, 5/12 10% पर अगर करोगे तो टोटल 25/6, क्योंकि सबसे जो लार्जेस्ट डेनोमिनेटर है, हर है, वो 6 है। तो मैंने ये कोशिश की है कि हर संख्या के बटे में मैं 6 को पुट कर दूं। यहां पर 6 कब आएगा, जब 6 का मल्टीप्लाई और 6 का डिवाइड कर दूं। और ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि ये नंबर चेंज भी ना हो और बटे में 6 भी आ जाए। तो यहां पर 6/6 कर दिया, यहां 6/6 किया तो 3 से 6 कट गया भाई 2 बार, तो ये 14 बना। 14 12 कितना हुआ, 26, और 25 51/6 बराबर में। अगर आप 100 से भी करोगे तो दोस्तों कैसे कर सकते हो, आप ये मान सकते हो कि जो वैल्यू थी वो 100% थी। अब 100 का 30% होगा 30, आप बोलोगे 30 का 7, तो आप बोलोगे 21% पर। फिर 1/4 मतलब 25, 25 का 8% अगर आप लगाओगे, 25 को कितने परसेंट पर रखोगे आप, 8% पर, तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 2% इतना आएगा। फिर उसके बाद 5/12 बचा हुआ कितना, आपने 30 लगा दिया, आपने 25 लगा दिया, 75 लगा, अब 25 फिर बच रहा है। क्लियर है, सॉरी, आपने कितना लगाया, 1/3 का मतलब कितना हो गया उसका, 33 से ही 1/3 होगा वहां पर। अगर आप फिर 1/3 1/4 है तो आप मान सकते हो उस संख्या को 120 पार्ट की वैल्यू, या फिर आप मान सकते हो इन दोनों का एलसीएम मतलब 12 पार्ट की वैल्यू। तो आप डायरेक्टली बोलते भाई 1/3 लगाया मतलब 4 को 7% पर रखा है। क्लियर है, इसका 1/3 इतना होगा। 1/4 मतलब 3 को 8% पर रखा है।
इसके बाद आप बोलोगे बचा कितना, 4 3 7 हो गया, 5 को 10% पर रखा है। इसके बाद आप इधर निकाल लो भाई, 4 सत्ते कितना होगा, 0.28 यहां पर आएगा, 0.24 यहां पर आएगा और 0.50 यहां पर आएगा। दोनों का टोटल करो, उतने परसेंट की वैल्यू होगी। फिर जो टोटल होगा वो 12 पार्ट की वैल्यू होगी और वो भी कहां पर आएगी, इतने में ही आएगी। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? चलो कोई डाउट नहीं यहां पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई, बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। परसेंटेज में हम क्वेश्चन देख चुके हैं इस प्रकार से कि यदि किसी वस्तु का मतलब 8% से बढ़कर अगर 16% हो जाए तो इतने रुपए ज्यादा मिलते हैं, राइट। तो मतलब 8% की वृद्धि से किसी को अगर 80 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं तो वो सीधी 8% की वैल्यू 80 है। और 100% की कितनी होगी भाई, 8 की 80 तो 1 की 10, 100 की कितनी हो जाएगी, 1000 रुपए। ऐसे ही ये प्रश्न है, यहां लिखा हुआ है इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज चेंज फ्रॉम 10% पर एनम टू 12:2% पर एनम। मतलब साधारण ब्याज की जो दर है 10% से अगर 12.5% हो जाए तो भाई किसी को कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, आप मुझे बताओ। उसे 2.5% का एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। अब इस 2.5% एक्स्ट्रा ब्याज की वजह से हो क्या रहा है इस प्रश्न में, ये भी देख लेते हैं। The annual income of a person increases by 1250 rupees। 10% से जब इसमें इंक्रीमेंट हुआ 12.5% का, मतलब टोटल इंक्रीमेंट 2.5% होने से कोई व्यक्ति को 12,000 कितना 1250 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो ये तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू दे दी। हमसे पूछा गया उसने कितना धन उधार लिया था, तो 100% उधार लिया होगा। तो भाई 2.5 से इसको काटो तो ये दशमलव जाएगी 0, 25 से गया 5 बार और 500 के बाद भैया 2 0 और लगा दो, क्योंकि 100% की वैल्यू आपको पता करनी है। तो यहां पर आंसर हो गया आपका 50,000 रुपए। देखो सबसे पहली बात, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं इन दोनों चैप्टर की, तो एसएससी की अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्वेश्चन बड़े सिंपल आते हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं एसएससी में। मैं चाहे आप टीयर 1 फर्स्ट की बात करो, टीयर 2 की बात करो, दोनों में बड़े नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको अगर बेसिक नॉलेज भी इनकी हो तो क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन अगर बेसिक नॉलेज के अलावा आपके पास थोड़ा सा और ज्ञान है तो ये क्वेश्चन सिर्फ परसेंटेज का है, ना कि सिंपल इंटरेस्ट का। क्लियर है यहाँ? चलो तो इसको रफ करते हैं और अगले प्रश्न की तरफ भी बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि उस क्वेश्चन पर। ओके, the amount of 10,000 rupees is invested at the rate of 18% per annum on SI. What will be the monthly interest received from it? बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि 10,000 रुपए की धनराशि 18% की दर से लगाई जाती है, ब्याज की दर से, उससे प्राप्त मासिक ब्याज कितना होगा। अच्छा, मासिक ब्याज मतलब 1 महीने का। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई 1 साल में अगर मुझे 1200 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है तो 1 महीने में कितना होगा, तो आप बोलोगे 1 साल मतलब 12 महीने में 1200, तो 1 महीने में 100 रुपए का ब्याज। क्लियर है? 12 महीने में अगर 1200 तो 1 महीने में कितना, 100 रुपए का ब्याज। ऐसा ही इसके साथ करना है। आप क्या कर सकते हो, 1 साल का ब्याज निकालो और 1 साल का ब्याज निकालने के बाद उसे 12 से डिवाइड कर दो, आपके पास 1 महीने का ब्याज निकलेगा। या फिर आप जो रेट पर एनम दी गई है, पर ईयर की जो रेट दी गई है 18, इसको जब आप 12 से डिवाइड कर दोगे तो 1 महीने का क्या निकलेगा, रेट निकलेगा। 18/12 का मतलब हुआ भाई 3/2। 18/12 का मतलब हुआ 3/2। अब 3/2 आपके पास है, 2 0 इसमें से कट जाएंगी भाई, 2 से 50 बार जाएगा 100 और 50 दिया हो गया 150, तो इसका आंसर आ गया 150 रुपए। समझ लो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन। इसको इस तरह से देख सकते हैं, आपके पास जो प्रिंसिपल दिया हुआ है वो 10,000 रुपए है, जो आपके पास रेट दी गई है वो 18% पर एनम की रेट दी गई है। इसके बाद आपको टाइम बोल रहा है, जितने टाइम का आपको निकालना है वो 1 मंथ आपके पास टाइम है, 1 महीने का आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। अच्छा, 18% अगर ब्याज लगेगा तो 18% होगा 1800 रुपए पर ईयर। क्लियर है? और 1 महीने का चाहिए तो डिवाइड कर दो किससे, 12 से। कितनी बार गया, 12 एकम 12, 6 बचे, 12 पंजे 60 और ये हो गई, तो 150 रुपए ब्याज आ गया 1 महीने का। तो आंसर हो गया आपका कितना, 150 रुपए। या पहले ही अगर रेट को डिवाइड कर दो कि भाई रेट 18/12 मतलब 6/2, मतलब कितनी हो जाएगी भाई यहां पर, सॉरी 3/2, और 3/2 मतलब कितना बोल सकते हो आप, 1.5।
अब 1.5% अगर आप निकालोगे 10,000 का, 10,000 का 1.5, तो ये परसेंट 2 जीरो ले जाएगी, ये डेसिमल 1 जीरो ले जाएगी, कितना होगा भाई 150 रुपए। तो आपका आंसर हो गया कितना 150 रुपए। दोनों तरीके आपके पास है, माइंड में सोल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अब इसके बाद यहां पर इस क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, और ये प्रश्न अगर पूछा जाता है तो इसका आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, वो चीज समझो, उसके बाद इस क्वेश्चन पर हम आएंगे। चलो समझो, मान लो हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 100 रुपए, ठीक है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 100 रुपए, हमको रेट दी हुई है, रेट परसेंट कितने रुपए दी, अभी मान लेते हैं हम 5%, कितने परसेंट 5% रेट दी गई है। इसके बाद हमें टाइम दिया गया है 2 ईयर, टाइम कितना दिया गया है 2 ईयर। अच्छा, इसका सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं निकालूं, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूं तो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट इतना ही होगा ना, 5 दूनी 10%, मतलब 10 रुपए, इसका सिंपल इंटरेस्ट इतना ही होगा। अच्छा, मैं इसी प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल को इसी को रखा रहने देता हूं। अच्छा, अमाउंट की अगर मैं बात करूं, मतलब मिश्र धन की, तो आप क्या बोल दोगे, मिश्र धन हो जाएगा 110 रुपए। यहां क्लियर है? इसी प्रश्न में प्रिंसिपल सेम हो, लेकिन मैं बोल दूं मैं रेट को बढ़ा देता हूं भाई 2% से। मतलब अगर आपके पास प्रिंसिपल 100 रुपए है, रेट आपकी अगर हो जाती है 7%, और उसके बाद आपका टाइम अभी भी कितना ईयर है, 2 ईयर है, मैं बोलूंगा कि भाई अब बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा। तो आप बोलोगे अब 14% बनेगा, मतलब अब बनेगा कितना रुपए, 14 रुपए। कितना रुपए, 14 रुपए। अच्छा, अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट आप बोल दोगे कि सर अमाउंट हो जाएगा 114 रुपए। सिंपल सी बात है। अच्छा, एक बात बताओ कि मैंने रेट बढ़ाई थी 2% से, मैंने रेट बढ़ाई 2% से, ब्याज कितना बढ़ा है, टोटल 14 रुपए, ब्याज कितना बढ़ा है, 14 रुपए। प्रिंसिपल सेम है, रेट अकेली चेंज हुई थी। अच्छा, रेट अकेली चेंज हुई, अगर मैं ये पूछूं कि ये जो आपका 14 रुपए है, सॉरी 4 रुपए चेंज हुआ है, ब्याज कितना, 4 रुपए आपका ब्याज चेंज हुआ है। मैं अगर ये पूछूं कि ये 400 का कितना परसेंट है, तो आप बोलोगे सर ये तो 4% बढ़ा है सिर्फ। और क्यों बढ़ा है, क्योंकि क्या मैं इस 7 को ये नहीं लिख सकता क्या, 5% प्लस का 2%, और 5% के हिसाब से तो नॉर्मल जो 2 ईयर के लिए निकला था वो तो हमारे पास 10 रुपए है ही। जब आप सेम प्रिंसिपल पर जो रेट इंक्रीज करते हो, तो पहली बात तो यह है कि जो आपका इंटरेस्ट होता है वो पहले साल का, जो प्रिंसिपल होता है सिंपल इंटरेस्ट में, वो हमेशा सेम रहता है पहले साल का ही, तो उसी पर हमेशा क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। अगर आप 2% भी बढ़ाते हो तो वो 2% बढ़ेगा किसका, प्रिंसिपल का। आप 6% बढ़ाते हो, बढ़ेगा किसका, प्रिंसिपल का। अगर 2% में सिर्फ 1 साल के लिए बढ़ाता तो सिर्फ प्रिंसिपल का 2% का ब्याज बढ़ता। मैंने 2% रेट बढ़ाई है, और कब, कितने के लिए, 2 साल के लिए ही बढ़ेगी। अगर 2 साल के लिए बढ़ेगी तो 4% ज्यादा ब्याज मिलेगा, और किसका 4% ज्यादा मिलेगा, 100 का 4%, जो कि हो गया 4। इस तरह से ये हो गया ऐसा ही कितना, 14, और यहां पर हम डायरेक्टली बोल सकते थे कि अमाउंट कितना हो जाता, 114। समझ में आई बात कि प्रिंसिपल अगर सेम होता है ना दोस्तों, अब प्रिंसिपल कुछ भी हो, प्रिंसिपल क्या हो, कुछ भी हो प्रिंसिपल, उससे हमें लेना देना नहीं है। अगर हमसे ये बोल दिया जाता है कि भाई 2% अगर हमने ब्याज बढ़ाया है, तो बताओ रेट अगर 2% बढ़ा दी तो ब्याज अब कितना बढ़ेगा, तो ब्याज प्रिंसिपल के 2% के बराबर बढ़ेगा। अगर 3 साल के लिए 2% बढ़ाते हो, मतलब पहले साल 2, दूसरे साल 2, तीसरे साल 2, तो टोटल ब्याज बढ़ेगा 6% का। प्रश्न पर आ जाते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को कि ये कहां से इसमें कनेक्ट कर रहा है। देखो समझो, बड़ी सिंपल सी बात है, बोला गया है साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर, मतलब एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, कोई रेट होगी जो हमें नहीं पता। The amount of 600 for 4 years become ₹720। अच्छा, 720 ब्याज तो नहीं हो सकता ना, 720 क्या दिया गया है, दी अमाउंट बोला गया ना, दी अमाउंट ऑफ 604 रुपीज। तो जो अमाउंट है, जो मिश्रधन है, वो 600 रुपए से 720 हो जाता है 4 साल में। 2 तरीके बताऊंगा।
यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो मिश्रधन क्या होगा। मतलब ये बोल रहे हैं आपके पास जो प्रिंसिपल है वो 600 रुपए है और ये प्रिंसिपल भैया 4 सालों में 4 इयर्स में 720 हो जाता है कोई रेट परसेंट से। हमें नहीं पता कि रेट परसेंट क्या होगी और हम निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम निकाल भी सकते हैं। वो बोल रहा है यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि कर दो तो मिश्रधन कितना होगा। अब एक बात बताओ, अगर आप ब्याज 2% बढ़ाओगे तो 2% ब्याज मिलेगा किस पे से? इस पे से तो मिलने से रहा, ब्याज मिलेगा इसका 2%। अब एक बात बताओ, अगर मैं 2% रेट इंक्रीज कर दूं तो 1 साल का 2% का ब्याज मुझे ज्यादा मिलेगा। क्योंकि मैंने राशि लगाई है 4 साल के लिए, तो ये 2% अगर 4 साल के लिए इंक्रीज होगा तो टोटल कितना परसेंट ब्याज ज्यादा मिलेगा मुझे? 8% ज्यादा ब्याज मिलेगा। और किसका 8% ज्यादा भाई? 600 का 8% ज्यादा, और 600 का 8% होगा 48। इस हिसाब से जो मिश्रधन होगा वो कितना होगा? 720 प्लस 48 768। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। इस तरह के प्रश्न में हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि फॉर्मल जो पहले रेट थी वो क्या थी। अभी की रेट कितने से बढ़ा रहे हो आप? ब्याज, सिर्फ ब्याज बढ़ाओ, मिश्रधन बढ़ाओ, ब्याज बढ़ाकर मिश्रधन बढ़ा दो, काम हो गया खत्म। क्लियर है? यहां पर अगर रेट पूछी जाती तो हम कैसे बताते? बड़ा सिंपल सा टर्म था। अगर रेट पूछी जाती कि 600 रुपए की राशि 4 साल में 720 होती है तो आप बोल दे भाई 4 साल में ब्याज लगाए 120 रुपए का, 1 साल में कितना लगेगा? 30 रुपए का ब्याज लगेगा। और वो 30 रुपए का ब्याज लगा होगा 600 में, और दर मतलब 1 साल का ब्याज प्रिंसिपल का कितना परसेंट है। क्लियर है? तो ये 20 से 20 खत्म। कितनी परसेंट रेट थी भाई? पहले 20% की रेट थी। पहले कितने परसेंट की रेट थी? 30 रुपए। पहले कितने परसेंट की रेट थी भाई? 20% की रेट थी पहले। अगर आपसे पूछता कि रेट क्या होगी, लेकिन अगर क्वेश्चन नॉर्मल सा आ जाता है 2% की रेट बढ़ा दी जाए, 3% घटा दी जाए, तो मिश्रधन क्या होगा नया? अगर बढ़ा रहे हैं तो उसका 2% निकालो, कितने साल के लिए निकाल रहे हैं वो उसमें पुट करो, टोटल सिंपल इंटरेस्ट निकालो और अमाउंट में जोड़ दो। लेकिन यही अगर प्रश्न ये हो जाता दोस्तों कि यहां पर ये हमसे बोल देते कि 2% की कमी हो रही है, तो देखो बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन था। हमारे पास जो मिश्रधन है वो 720 रुपए है, जो हमारे पास मूलधन है वो हमारे पास 600 रुपए है। ये अगर बोल देगा कि 2% की कमी हो गई, 4 साल के लिए लगाया है, तो टोटल 8% का कम ब्याज मिलेगा। और किसका 8%? 600 का 8% कम, और 600 का 8% कम मतलब 48 रुपए कम ब्याज मिलेगा। ये 2 हो गया भाई, ये 71, 11 में से 4 गए तो 7, और ये 672 रुपए आपका तब क्या हो जाता? मिश्रधन होता, अगर ब्याज की दर 2% कम होती तो। लेकिन क्वेश्चन अभी ज्यादा का है, इसलिए जोड़कर आंसर करना है। 767 आपका आंसर हो जाएगा। यह समझ में आया? बड़ी सिंपल सी टर्म है। चलो अभी इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं और इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। भाई रेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन समझो। अ सम एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम 3 इन 20 ईयर्स। अभी मैंने समझाया ना, बिकम 3 थ्राइस लिखा हुआ है, मतलब 3 गुना। कोई धन साधारण ब्याज से 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। एक बार हम नॉर्मल तरीके से प्रैक्टिकली इसको सोचेंगे और आंसर देंगे, उसके बाद फॉर्मूले से भी हम आंसर कर सकते हैं। अच्छा, बोल रहा है कोई धन साधारण ब्याज से 20 वर्ष में 3 गुना होता है। 20 वर्ष में 3 गुना होता है, रेट का भी हमें नहीं पता। लेकिन अगली ही लाइन में बोल रहा है कि इसी दर से, जिस दर से ये 20 वर्ष में 3 गुना हुआ है, इसी दर से ये कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। मतलब पहले वाले सेंटेंस से रेट निकालो और दूसरे वाले सेंटेंस से टाइम निकालो, इतनी सी बात है। A sum at simple interest become thrice in 20 years. In how many years will the sum become twice of itself? समझो इसको। अच्छा एक बात बताओ, 3 गुना मतलब थ्राइस का मतलब, अगर अमाउंट थ्राइस हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, 3 गुना, तो यहां पर जो हमारे पास ब्याज होगा मतलब इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट कितना परसेंट लगा होगा भाई? 3 गुना करने के लिए इंटरेस्ट लगना चाहिए 200%। क्लियर बात है? अच्छा 200% ब्याज। अब दर क्या होती है? दर क्या होती है? 1 साल का क्या?
1 साल का ब्याज। ये 200% दिया है कितने वर्ष का? 20 वर्ष का। अच्छा 200% हुई अगर 20 वर्ष में, तो इसकी रेट क्या रही होगी? इसकी रेट रही होगी 10% पर ईयर। रही होगी या नहीं रही होगी? बड़ी सिंपल सी बात है ना। 3 गुना मतलब ब्याज 200%। 20 वर्ष में अगर 200% का ब्याज मतलब 1 वर्ष में 10%, तो रेट हो गई 10% पर एनम। क्या हो गई रेट? 10% पर एनम। वो इसको समझो, रेट अगर आपके पास 10% पर एनम हो गई है, अब वो बोल रहा है इसी रेट से यदि आपको क्या करना है, ये धन कितने वर्ष में दोगुना होगा। अच्छा धन दोगुना होना मतलब ये बोल रहा है कि टोटल इंटरेस्ट 100% कितने साल में लगेगा। यदि 1 साल में ये 10% बनता है, तो ये बता दो दोस्तों 100% बनने में क्या इसको 10 साल नहीं लग जाएंगे? बिल्कुल लगेंगे। और अगर 10 साल लगेंगे तो ये आपका आंसर हो गया भाई यहां पर कितना ईयर? नन ऑफ दीज, मतलब 10 ईयर्स। यह समझ में आया? अरे 3 गुना होने का मतलब क्या हो गया? 3 गुना होने का मतलब ब्याज 200%, और ये बोल रहा है 200% का ब्याज मैं 20 वर्ष में देता हूं। तो हमने निकाला तुम 1 वर्ष में 10% का ब्याज देते हो, तो ऐसे तो हमें अगर राशि दोगुनी करनी है तो ब्याज 100% चाहिए। कितने साल के लिए पैसा लगाए हम आपकी स्कीम में? 10 साल के लिए लगा देते हैं पैसा डबल। 10 साल में पैसा डबल अगर 10% की रेट दे रहे हो तो। समझ में आया? यहां पर बड़ा नॉर्मल सा कथन है भाई यहां पर। अब यहां समझो इसको और कैसे, फॉर्मूला आपको यह मिल जाता है कि R इंटू टी, ठीक है भाई, R इंटू टी मैंने बताया ना, R इंटू टी बराबर क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट के परसेंटेज वैल्यू के बराबर होता है R इंटू टी %। क्लियर है? और अगर इसको ऐसे देखो फॉर्मूले के रूप में, तो आप फॉर्मूला बुक में देख सकते हो इस तरह से मिलता है n-100%। ये आपको मिल जाएगा n-100%, जहां n मतलब 3 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, इतने टाइम्स। जिसे यहां पर दिया गया 2 स्टेटमेंट में, ये फिर जो क्वेश्चन है वो खत्म होगा कि कोई धन साधारण ब्याज से 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। तो यहां t की वैल्यू दे दी हमको 20 और n की वैल्यू दे दी हमें कितनी? 3। हम यहां से r निकालेंगे तो देखो r बराबर क्या होगा? n बराबर 3। अब 3 माइनस 100 अगर मैं करूं, 3 माइनस 1 इंटू 100, सॉरी 3 माइनस 1 इंटू 100%, ये होगा। तो यहां 3 माइनस 1 करूंगा तो कितना होगा? 200%, और t की वैल्यू कितनी हो गई? 20। तो यहां रेट हमारी निकली कितनी? 10%। ये रेट 10% निकली। दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है इस रेट से n बराबर कितना हो जाना चाहिए? 2 गुना हो जाना चाहिए। तो फिर फॉर्मूला ये लगेगा t बराबर में n-1 अपॉन r इंटू 100%। अब फॉर्मूले से अगर करते हो तो यहां हो गया भाई 100 बटे में कितना हो रहा है? 10। 100 बटे में 10। अच्छा वहां परसेंट से परसेंट कट जाएगा क्योंकि यहां परसेंट आएगा, तो ये परसेंट से परसेंट कैंसिल, तो 100 बटा 10 बचेगा सिर्फ ईयर। तो कितना होगा भाई? यहां पर आंसर आएगा आपका 10 ईयर्स। तो ये फॉर्मूले से और वो कंसेप्ट से। तो आप फॉर्मूले लगाने की जगह अगर कंसेप्ट पर जाओगे तो जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में वैल्यू पुट नहीं करनी होगी। समझ में आ गया? और भी प्रश्न अगर इस तरह से आएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है? ये हमसे बोल रहा है कि कोई धन है आपके पास, वो 7 वर्षों में भाई 2 गुना हो जाता है। कोई धन है वो 7 वर्षों में कितना गुना होता है? 2 गुना हो जाता है। सम डबल्स इन 7 years, in how many years will it becomes 4 times? कोई धन 7 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में ये धन 4 गुना हो जाएगा? अब 4 गुना करना है तो कितने धन में? अब एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कैसा चलता है? उसमें ब्याज हमेशा समान चलता है। क्लियर है? जैसे अगर मैं ये बोलूं कि कोई धन अगर 10 वर्षों में 2 गुना हो रहा है, तो कोई धन 10 वर्ष में 2 गुने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर यहां पर 10 रुपए थे तो उनको 20 रुपए होने में कितने वर्ष लगे? 10 वर्ष लगे। क्लियर है? 20 रुपए होने में 10। अच्छा ये फिर अगले 10 वर्षों में फिर कितना होगा? 2 गुना। ये हर वर्ष में 2 गुना होगा। हर वर्ष में कितना गुना होगा? 2 गुना। तो ये 2 गुना होगा। अब अगर इसके अगले 10 वर्ष और दो तो अब ये 20 से 40 नहीं होगा,
ये फिर अगले 10 वर्षों में कितना देगा भाई, ये फिर से 2 गुना हो जाएगा, मतलब 20। तो टोटल कितना होगा, ये 40। क्लियर है? अच्छा 40 हुआ तो कितने वर्ष, 4। कितने भाई, 40, ये 4 गुना हो गया, अपने आप का कितना गुना हो गया, 4 गुना। या समझो इसको, 10 वर्ष में अगर 2 गुने की बात होती है, 10 वर्ष में 2 गुने की बात होती है, तो कोई राशि 10 से कितनी हो गई, 20 हो गई। लेकिन ब्याज कितना लगा वो समझो आप, ब्याज सिर्फ कितना लगा उस पर, 10 रुपए का ही ब्याज लगा। इसका मतलब ये है, वो गलती हो गई, वो मैंने आपको शायद कंपाउंड बता दिया। इसका मतलब क्या है, ये हर 10 वर्ष में खुद का 2 गुना होगा, खुद का 2 गुना। अच्छा अगले 10 वर्ष की अगर बात करूं तो अगले 10 वर्ष में फिर ये 10 रुपए का ब्याज देगा, अगले 10 वर्ष में फिर ये 10 रुपए का ब्याज देगा, अगले 10 वर्ष में फिर इसको देना पड़ेगा कितने वर्ष का, 10 वर्ष का। ये भी 10 वर्ष में 10 रुपए ब्याज देगा, अगले वर्ष में 10, तो 10, 20, 30, 40, और कितने वर्ष लगेंगे, 4 गुना टाइम में ये कितना हो जाएगा भाई, 40 रुपए का ब्याज देगा यहां पर। अब इसको अगर हम समझे तो यहां देखो, यहां बोला गया है कि कोई धन 7 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। अच्छा 2 गुना होना मतलब रेट होगी आपकी 100%, तो 100% 7 साल में, तो ये इसकी रेट हो गई टोटल, कि रेट है हमारे पास 100/7%। इसके बाद दे रहा है कितने वर्षों में ये धन 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना करना है मतलब आपको भाई 300% की वैल्यू रखनी है। कितने परसेंट की वैल्यू, 300%। 300% किस रेट से, 100/7% की रेट से। ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, 7 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 तिया कितना हो गया, 21 वर्ष, 21 ईयर इसको लगेंगे कि राशि अपने आप की कितनी हो जाएगी, 4 गुना। अच्छा 28 क्यों नहीं आया, आपका क्वेश्चन हो सकता है 28 क्यों नहीं आया, तो यहां समझो, धन 2 गुना होना मतलब खुद का डबल होना। हर 1 साल में वो खुद का डबल हो जाता है, मतलब खुद के समान वो क्या देगा, ब्याज देगा, खुद के समान ब्याज देगा, तब जाकर वो क्या होगा, 2 गुना होगा। उसको होना है 4 गुना। 4 गुना होने के लिए उसे खुद के बराबर ब्याज देना होगा, कितनी बार, 3 बार। एक बार खुद के बराबर हुआ, इसका मतलब 2 गुना हुआ। 2 बार खुद के बराबर होगा मतलब 3 गुना होगा। 3 बार खुद के बराबर होगा मतलब 4 गुना होगा अगर ब्याज देता। तो ऐसे भी कर सकते थे हम कि अगर 7 वर्षों में 2 गुना हो रहा है दोस्तों, इसका मतलब हर 7 वर्षों में वो 100% का ब्याज देगा, यस और नो, बिल्कुल देगा। अच्छा 4 गुना होने के लिए, 4 गुना होने के लिए उसे ब्याज देना होगा 300% का, और 300% का ब्याज कितने बार में दे पाएगा, 7 तिया 21 बार में कितना परसेंट का ब्याज, 300% का ब्याज। और जब 300% का ब्याज हुआ तो वैल्यू कितनी हो गई, 4 गुनी। अभी भी मैंने आपको वही चीज समझाई थी, अभी भी मैंने आपको वही चीज समझाई थी, यहां समझ गए। ब्याज 4 गुना मतलब अमाउंट 5 गुना, राशि 5 गुना। ब्याज 3 गुना खुद का मतलब 3 गुना, ये मूलधन 1 गुना, तो टोटल कितना हो गया, 4 गुना। चलो यहां देख लेते हैं, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है भाई, इसको समझो कि द डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, डिफरेंस दिया है सिंपल इंटरेस्ट का। अब डिफरेंस कब देगा, या तो रेट अलग अलग हो, या तो किन्हीं 2 अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा पैसे लिए गए हो, तब तो सिंपल इंटरेस्ट का अंतर निकले। समझ में आ रही है बात। अब इसमें से एक बड़ा अच्छा सा फंडा निकल कर आएगा, पूरा क्वेश्चन देखना ध्यान से। द डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5000 रुपीज फॉर 2 years गिवन बाय गिफ्ट बाय 2 बैंक्स, ये रू बैंक्स नहीं है, ये 2 बैंक्स है, 2 बैंक्स इज ₹25। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ दीज बैंक्स। ये बोल रहा है 2 बैंकों के द्वारा दिए गए 5000 रुपए के 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपए, मतलब दोनों बैंकों ने 5-5 हजार रुपए दिए हैं और 2 वर्ष के लिए दिए गए, लेकिन दोनों का जो अंतर आ रहा है ब्याज का वो 25 रुपए आ रहा है। इन बैंकों की दर प्रतिशत वर्षों वार्षिक का अंतर बताओ। क्या हो अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि ये जो क्वेश्चन जैसा दिखाई दे रहा है वैसा है ही नहीं, ये क्वेश्चन सिंपल है। जैसे अगर आपको ये बोल दिया जाता कि 5000 रुपए 2 वर्ष के लिए लगाए गए और 25 रुपए ब्याज आया, बताओ ब्याज की दर क्या होगी। अब आप बोलते कि 2 वर्ष के कितने रुपए मिल रहे हैं भाई, 25 रुपए। देखो 5000 1 साल में, 2 साल में 10,000, और आप ये भी बोल सकते हैं कि 10,000 कितना दे रहा है, 25 रुपए का ब्याज दे रहा है, मतलब रेट होगी 0.25। इतनी रेट होगी क्या भाई।
ये पता कर लो कि जो 25 है ना, ये 25 10,000 का कितना परसेंट है, बस ये पता कर लो, आपका काम हो जाएगा। अब 25 10,000 का कितना परसेंट है, ये 20 से 20 गई ये पॉइंट, तो यहां पर आ गया 2.5%, बस ये आपका आंसर हो गया। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, हमने सिंपल तरीके से क्यों किया, उसके लिए पूरा लॉजिक है, समझेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम बेसिक मेथड से समझ लेते हैं और उसके बाद बताऊंगा कि जो मैं बोल रहा हूं वो क्यों है। दो बैंक है, बैंक ए मान लेते हैं, बैंक बी मान लेते हैं। ये दोनों कितने रुपए देते हैं भाई, 5,000 रुपए देते हैं। ये भी 5,000 रुपए दे रहा है, ये भी 5,000 रुपए दे रहा है। अच्छा, रेट नहीं पता है, इसकी रेट मान लेते हैं R1 और इसकी रेट मान लेते हैं हम R2। क्लियर। इसके बाद क्या है कि ये जो टाइम है इसका भी 2 ईयर है और इसका भी कितना ईयर है, 2 ईयर है। अच्छा, ये कितना हमें सिंपल इंटरेस्ट देगा, तो क्या आप ये लिखोगे कि ये सिंपल इंटरेस्ट देगा 5,000 का R1 बट इंटू 2/100, इतना ही देगा। अच्छा, ये कितना देगा, ये देगा 5,000 इंटू R2 इंटू का 2/100, और इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 25 रुपए। कितना आ रहा है, 25 रुपए। अब देखो, क्या मैं यहां से ये कॉमन ले सकता हूं क्या, 5,000 इंटू 2/100, और अगर ये मैंने सब में से कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचेगा क्या, मेरे पास मल्टीप्लाई में बचेगा R1 माइनस R2 बटे में ये कितना है भाई, 25 रुपए। अच्छा, यहां देखो, यहां ये टोटल नहीं दिया गया, ये दिया गया है डिफरेंस। तो यहां पर जब आपने कॉमन लिया, जब आपके पास प्रिंसिपल भी सेम था, आपके पास टाइम भी सेम था, बस रेट अलग अलग थी, तो सीधी सी बात है दोस्तों, यहां पर अगर हमको रेट का अलग अलग दिया होता और हम अंतर निकालते तो यहां अंतर ही आता ना। अब सारी चीजें कॉमन है, तो सारी चीजें कॉमन लेकर सिर्फ क्या बचा, रेट का अंतर है, तो रेट का अंतर जो बराबर होगा वो रेट के ही बराबर होगा। क्या ये नहीं हो गया, इसको P मान लो, इसको R मान लो, इसको मतलब T मान लो, इसको R अपॉन में 100 बराबर में सिंपल इंटरेस्ट। अगर इसको मैं R अकेला ही मान लूं तो क्या आंसर नहीं निकलेगा क्या, लेकिन R अकेला अगर मैंने माना तो वो एक कोई भी नॉर्मल रेट नहीं निकलेगी, क्योंकि यहां पर ब्याज का अंतर दिया गया है, डिफरेंस दिया गया है आपको। तो अगर इस टर्म में आप अगर नॉर्मल तरीके से निकालते हो, तो अगर यहां पर ब्याज का अंतर है तो यहां दरों का अंतर निकलेगा, या अगर ब्याज का टोटल होता तो यहां क्या निकलता, दर का टोटल, रेट का क्या निकलता, टोटल। अब इसको आप सोल्व करोगे तो ये 2 0 से 2 0 भाई आपकी खत्म हो गई। यहां देखो भाई, ये कितना हो गया, 50 दूनी 100, मतलब आप बोल सकते हो 50 दूनी 100, 100 इसके बटे में आएगा, तो टोटल कितना हो गया, 0.2 0 से आपकी 2 0 खत्म हुई, ये 2 है, बटे में आपके पास 100 है। यहां रुपए आपके पास कितने दिए हुए हैं, 25 रुपए आपको दिए हुए हैं, तो ये 50 दूनी कितना बनेगा, 100 बनेगा, और 100 अगर नीचे आया तो ये फिर हो गया 0.25 रेट का अंतर। एक बार देख लेते हैं, 5,000 रुपए हैं, 5,000 रुपए 2 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर, 5,000 इंटू 2 इंटू R1 माइनस R2 बटे में अपने पास 100 है ही, बराबर में 25 दिया ही हुआ है। ये 2 0 से 2 0 में अगर काटूं और यहाँ पर इसको 100 कर देता हूँ और 100 वहाँ पर किया तो 0.25 इसका आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है, 0.25। और हमने अगर नॉर्मल किया था तो 10,000 25 10,000 का कितना परसेंट है, ये हमने लिखा था 25 10,000 का कितना परसेंट है, तो 2 0 से 2 0 जाइए, हाँ, तो भी आंसर आ रहा है 0.25। मतलब यहाँ पर 0.2, या तो यहाँ पर दिक्कत है इस ऑप्शन में, आंसर होना चाहिए 0.25, या तो फिर यहां पर 5,000 की जगह कितना होना चाहिए था, 500 रुपए होना चाहिए था। अगर ये 500 रुपए होता तो फिर यहां से 10 होता, और 10 होता तो फिर आती 2.5, फिर हम इस आंसर को क्या कर देते, सही कर देते। तो अगर कोई भी ऐसा प्रश्न हो जिसमें प्रिंसिपल सेम हो, टाइम सेम हो, लेकिन रेट अलग अलग हो, तो रेट अलग अलग हो उसको सिंपल क्वेश्चन मान लेना, लेकिन इस बात का ध्यान रखना इसमें कोई भी एक रेट नहीं निकाली जा सकती। इस प्रकार के प्रश्न में कोई एक रेट नहीं निकाली जा सकती। अगर दिया गई यहां पर वैल्यू ब्याज का अंतर है तो रेट का अंतर निकलेगा, और अगर वो ब्याज का टोटल है तो वो रेट का टोटल निकलेगा। और ये बात रेट, टाइम और प्रिंसिपल तीनों के लिए ही क्या करती है, तीनों के लिए ही सिद्ध होती है, क्योंकि A इंटू बी इंटू सी में A को C की जगह रखो, चाहे B को C की जगह रखो, चाहे C को A की जगह रखो, तीनों चीजें सेम है। किसी प्रश्न में अगर रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है,
और दोनों का रेट और टाइम सेम है, और अगर आपको ब्याजों का अंतर दे दिया तो वहां पर उनके प्रिंसिपल का अंतर निकलेगा, और अगर ब्याजों का टोटल दिया है तो प्रिंसिपल का भी टोटल निकलेगा। अगर आपको प्रिंसिपल और रेट दोनों टर्म की सेम दी हो और ब्याज का अंतर दिया हो और टाइम पूछेगा तो टाइम नहीं, टाइम का क्या निकलेगा, बिल्कुल सही, टाइम का भी क्या निकलेगा, अंतर निकलेगा। तो इतना झमेला करने से अच्छा था कि मैं इसको सिंपल तरीके से अगर निकाल लेता कि ये जो 25 है वो टोटल प्रिंसिपल 10,000 का कितना परसेंट है, तो 10,000 का कितना परसेंट निकलता भाई, यहां पर ये निकल जाता 0.25%, वो मेरा आंसर हो जाता। क्लियर है? ये क्या निकला, ये अंतर निकला, रेट, इतना उनमें क्या है, फ्लक्चुएशन है। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये अभी मैं करा चुका हूं, और यहां पर देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ब्याज की एक विशेष दर से 800 रुपए 3 वर्ष में 920 हो जाते हैं। अब विशेष दर है तो विशेष रहने दो उसको, हमें नहीं पता करना कि क्या दर होगी। आपसे बोल रहा है यदि ब्याज की दर 3% आपने बढ़ा दी, यानी ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो 3 वर्ष के बाद धन क्या होगा। एक बात बताओ, ब्याज की दर 3% बढ़ाना मतलब हर वर्ष में 3% ज्यादा ब्याज क्या करना, गेन करना। और ऐसा अगर 3 साल तक चला तो 3 तिरके 9, 3 3 9% का ब्याज मुझे ज्यादा मिलेगा। मिलता किस पर है, मूलधन पर। मतलब 800 का 9% मुझे मिलेगा 72 रुपए ब्याज। और अगर 72 रुपए ब्याज ज्यादा मिला तो जो मेरे को पहले 920 रुपए मिल रहे थे वो 72 रुपए ज्यादा मिलकर मुझे 992 रुपीज, मतलब ये मुझे ज्यादा मिल जाएगा। समझ में आया? बड़ी क्लियर सी चीज है भाई, इससे ज्यादा क्लियर क्या होगी, इतना अगर आप कर पा रहे हो तो। चलो यहां देखो, ये भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, सेम क्वेश्चन है कि असम इन्वेस्टेड फॉर 2 years एट अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक जो कोई धन है वो 2 वर्षों के लिए किसी खास दर से लगाया गया है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड हैव बीन 3% हायर, मतलब एक साल में अगर आपको 3% ज्यादा ब्याज मिलता है तो उसे 300 रुपए अधिक प्राप्त हुए होते। अच्छा, आपने 2 साल के लिए तो राशि लगाई, आप बोल रहे हो 3% अगर एक साल में ज्यादा प्राप्त होता मतलब 2 साल में 6% ज्यादा मिलता मुझे, और 2 साल में 6% ज्यादा, वो किसके बराबर हो गया, 300। तो मैं ये बोल दूं ये जो 300 है वो 6% की वैल्यू है, और मुझसे क्या बोला जा रहा है, तो मूलधन ज्ञात करो, फाइंड द प्रिंसिपल, 100% की वैल्यू फाइंड कराना है। ये परसेंट से परसेंट कैंसिल, ये गया 5 बार, वैल्यू आ गई 5000, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम्स में आते हैं। ओके, अब यहां देखो इस क्वेश्चन को, और इसके बारे में मैं बता चुका हूं, मैं एक बार और रिकॉल करा देता हूं आपको इसको, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था कि यदि आपके पास प्रिंसिपल, रेट और टाइम है तो कुछ ना कुछ आपने क्या निकाला है, इंटरेस्ट निकाला है। यदि दोस्तों मैं प्रिंसिपल को दोगुना कर दूं तो आप बोलोगे कि टोटल जो क्या होगा, टोटल जो आपका इंटरेस्ट होगा वो भी दोगुना हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल को आधा कर दूं तो वो भी आधा हो जाएगा। ऐसे ही मैं सब पर अगर इसको दोगुना, प्रिंसिपल को दोगुना, रेट को दोगुना, टाइम को भी दोगुना करूं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना हो जाएगा जो भी इंटरेस्ट निकल रहा था उससे। क्लियर है? यहां पर भी ऐसा कुछ बोला गया है कि किसी राशि पर निश्चित समय में निश्चित दर से 480 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है, ब्याज दे दिया ऑन अ सर्टेन सम इन अ स्पेसिफिक टाइम एंड at a certain rate simple interest of 480 rupees was received if the principal is increased by 20%। अच्छा, प्रिंसिपल को अगर 20% से इंक्रीज करूं तो आप क्या बोलोगे, इंटरेस्ट भी 20% से इंक्रीज होगा, 20% से इंक्रीज होकर 120% हो जाएगा, और 120% को हम क्या बोल सकते हैं, 6/5, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो 480 में 6/5 तो ये हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि ब्याज की अवधि को 2/3, तो जो आप अवधि में मतलब टाइम का जितना आप करोगे उतना ही फर्क आपका किस पे पड़ना है, उस पर, ब्याज पर। और दर को 3/5 गुना कर दूं तो कितने रुपए ब्याज प्राप्त होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, आपके पास जो 480 रुपए हैं यही है आपके पास। अगर आप इसको 100 मूलधन को 20% से बढ़ाओगे तो इसका आपको 6/5 मिलेगा, ये 120% ही है ना। आप बोल रहे हो कि अवधि को 2/3 कर दें तो बिल्कुल कर दो, ये कर दो आप 2/3, कोई दिक्कत नहीं।
उसके बाद ये बोल रहे हैं दर को 3/5 कर दो 3/5, कितना हो रहा है भाई, ये 3 से 3 खत्म, ठीक है। ये कितना होगा, ये 5 से अगर जाएगा तो कितनी बार जाएगा, यहां देख लो कि 5 से अगर ये गया तो ये 5 से जाएगा हमारा 5 नाम 45, और बचेगा कितना 3, 5 छंग 30, इतना ही होगा। 96 एक बार और चेक कर लेते हैं भाई। किसी निश्चित समय में 480 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, मूलधन को 20% से बढ़ाया। अगर मूलधन को 20% से बढ़ाओगे ब्याज भी 20% से बढ़ेगा, मतलब 120% हो जाएगा। 20, 6, 20, 5 बिल्कुल सही है। उसके बाद बोल रहा है ब्याज 2/3 कर दिया, ब्याज को हमने कर दिया 2/3। इसके बाद हाँ यहां दिक्कत है, ब्याज को 2/3, यहां दिक्कत है। यहां देखो, यहां लिखा हुआ है 3/5, लेकिन यहां लिखा हुआ है 5/3, जो कि सही है। वो है हमारा कितना, 2/3, और उसके बाद हमारे पास है 5/3। ये यहां पर 5/3 होगा, नहीं तो आंसर नहीं निकलेगा। यहां इसको करना पड़ेगा 2/3 और इसको करना पड़ेगा 5/3। हिंदी में गलत है, इसीलिए वो सोल्व होकर इन ऑप्शन में से आंसर नहीं आता। अब अगर करें तो 5 से 5 कैंसिल हो गया भाई। ये देखो, ये 3 से गया ये 2 बार, यहाँ 480 हमारे पास है, 3 से 2 बार गया भाई। 3 से गया ये 16 बार, और ये 16 चौके होंगे 64, मतलब आंसर आएगा 640। ये आपका आंसर हो गया 640 रुपये। उससे करते तो नन ऑफ दीज आता, बट इनमें 5 है तो कितना आता, नन ऑफ दीज, क्योंकि इनमें से कोई भी आंसर उस टाइम में नहीं आ रहा था। तो ये समझ में आया, बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन था ना। जितना गुना बढ़ता जा रहा है उतना गुना सीधा ब्याज पर फर्क पड़ेगा। ओके, यहां देखो ये क्वेश्चन भी नॉर्मल है, आधा बनाकर छोड़ूंगा, पूरा आपको करना है। लिखा हुआ है ऑन इन्वेस्टिंग 11,200 इन अ स्कीम विच गिविंग 8.5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, हाउ मच मनी विल मिथिलेश गेट आफ्टर 3 ईयर्स। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि 8.5% की दर है साधारण ब्याज की। एक योजना है 3 वर्ष के लिए 11,200 रुपए का निवेश करने पर 3 वर्ष के अंत में मिथिला को कितने राशि मिलेगी। अब एक बात बताओ, 8.5 है, अगर 3 साल के लिए करते हो तो टोटल 25.5% ब्याज मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि 8.5 अगर 1 साल में, तो 3 साल में कितना, 5 तिया 15 का 5, 1 8 तिया 24 और 1 25, 25.5% का ब्याज। और 25.5% का ब्याज भैया किस पर, 11,200 पर 25.5% का ब्याज। अब आप बोलोगे सर 25.5% का ब्याज है, वो बोल रहा है कितनी राशि है, तो इसका 25.5% निकालो, इसका 25.5% निकालो और क्या कर दो भाई, 25.5% निकालने के बाद इसमें जोड़ दो और आंसर आ जाएगा। अब निकाल सकते हो या नहीं, चलो और सिंपल कर देता हूं कि इसमें से आप इस डेसिमल को हटा दो तो ये यहां से एक जीरो हटेगी, तो ये 1120 आएगा। अच्छा, आपको अगर अमाउंट ही निकालना है तो इसका डायरेक्टली आप 125.5% ही निकालो, तो ये हो गया कितना, 1255। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके भी आप आंसर ला सकते हो, या आप डेसिमल जो आपके पास है, ये आपके पास है तो आप बटे में डेसिमल करो, मल्टीप्लाई करो तो भी आप आंसर ले आओगे। अब आंसर ऐसे भी आ सकता है कि ये 0 जाएगी, ये यहां पर जाएगा, लेकिन बटे में 10 का 10 रखा होगा। ये क्लियर है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 5 से गया भाई 2 बार, 5 से इसको कैंसिल कर दो, 5 से ये जाएगा 25 और 251। इसके बाद ये 2 से जाएगा कितना, 2 पंजे 10, ठीक है भाई, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12। इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर करोगे तो लास्ट में 6 कम 6 आना चाहिए, मतलब ये वाला पॉसिबल आंसर हो सकता है। पॉसिबल आंसर बोल रहा हूं कि पॉसिबल आंसर ये वाला आपका हो सकता है। क्लियर है। अब 56 इंटू 251 करना है आपको, आपकी मर्जी पड़े वैसे आप मल्टीप्लाई करो और आंसर लाओ। क्लियर है। या आप क्या कर सकते थे, 112 आपके पास है, आप बटे में 10 रखे देते। मैं आपको यहां पर तरीके बता रहा हूं कि किन किन तरीकों से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, बटे में आप 10 रखो, कोई दिक्कत नहीं। आप 1255 का 112 में मल्टीप्लाई इतनी आसानी से कर सकते हो कि 1255 का जब आप 100 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 1255, और फिर इसमें करोगे तो यह आएगा 1255 और 1 0। इसके बाद 1255 का आपको 2 गुना करना है, तो कैसे करोगे भाई, 1255 का आप 2 गुना करो तो 1200 का 2 गुना होता है 2400, 55 का 110, 2400 100 2510, तो आप बस यहां पर रख दो 2510। और इस तरह से जब आप आंसर करोगे तो ये 6 आया, 5 या 15 का 5, ये हाथ लग गई 1, ये हो गया टोटल 10 और ये हो गया 14, तो आंसर हो गया 14,0500, ये 56, ये आपका आंसर हो गया।
यहाँ पर देख लेते हैं, 2 मिनट चेक कर लेते हैं। अच्छा बटे में 10 है तो ये 0 कट जाएगी, तो आ गया 14,056, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया? इसका मल्टीप्लाई अगर करना है तो इसका मल्टीप्लाई करके भी आंसर ला सकते हो। 56 दूनी कितना होगा भाई? देखो 56 का 2 में सबसे पहले अगर करोगे तो 56 दूनी कितना होता है? 112। तो ये 2 0 आ गई, 2 डिजिट छोड़ दिए। 56 का 50 में मैंने क्या बताया? 5 में मल्टीप्लाई करना, मतलब आधा करके 0 लगा दो, यहाँ 2 0 लगेंगी तो ये हो जाएगा 2800। उसके बाद 56 एकम कितना रख दो भाई? 56 रख दो। क्लियर है? अब इससे लाओगे तो ये आया 6, 5, 10 और 14, तो ये आंसर आ गया। ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लाई करने में ज्यादा टाइम जाएगा, मल्टीप्लाई भी बहुत जल्दी आंसर ला सकता है, बस शर्त यह है कि तरीका आपका सेम होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। अब ये अगला क्वेश्चन देखो, 5 वर्ष में 3 गुनी, इसको ओरली सोल्व करेंगे। 5 वर्ष में 3 गुने की बात कर रहा है भाई। असम गेट्स ट्रिपल इन 5 ईयर्स, मतलब 200% का ब्याज, मतलब 40% पर एनम। 200% 5 साल में, 1 साल में 40। अब बोल रहा है कि उसी दर से 6 गुना, 40% से आपको 6 गुना मतलब 500% का ब्याज लाना है। अब 40% की आपके पास रेट है, ब्याज चाहिए आपको 500% का। कितना टाइम लगेगा? परसेंट से परसेंट गई, ये चला गया और ये चला गया, तो ये कितनी बार जाएगा? 25/2 मतलब 12.5 साल, तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, नॉर्मल क्वेश्चन है। ओके, ये देखो, ये घड़ी वाला क्वेश्चन आ गया, जो हमने बकरी वाला क्वेश्चन किया था वैसे के वैसे ये घड़ी वाला प्रश्न है। ए ने बी को 15,000 रुपए 14% की वार्षिक दर पर उधार दिए थे। 6 वर्ष बाद क्या हुआ कि बी ने 25,000 रुपए और एक घड़ी देकर कर्ज चुका दिया। घड़ी का मूल्य ज्ञात करना है, सिंपल सी बात है। 15,000 का 14.84% हमें ज्ञात करना है। अब चाहे आप 15,000 का 84% करो, ये सिखाया हुआ है, चाहे आप 15,000 का 84% करो या आप 84,000 का 15%, बात तो एक ही है। और अगर आप 15% उसका निकालोगे तो उसमें से 25,000 माइनस करके देख लो कि किसका मूल्य, घड़ी का मूल्य कितना आ रहा है। क्या बोल रहा हूं मैं? 15,000 रुपए पर 14 छेंग कितना होते हैं भाई? 84, तो ये 84% इसका ब्याज लगेगा। क्लियर है? अच्छा, इतना ब्याज लगेगा। अब इतना ब्याज कैसे निकालोगे? आप अगर 84% नहीं निकाल सकते तो आप इसको कर दें 15% और आप इसको कर दें 84,000। अभी भी सेम है। अच्छा, 10% कितना होगा? 8400। तो 5% कितना होगा? 4200। क्लियर है? अच्छा, यहां देखो, ये 0 0 6 और 8 4 हो गया 12। 15,000 तो उसने लिए थे ही, सीधी सी बात है। 12,600 रुपए, 12,600 रुपए उसे ब्याज देना है। उसने क्या किया? 25,000 नगद दिए। 15 में इधर से 10 निकाल दो ना, 15 में इधर से 10 निकाल दो तो 25,000 हो गए। बचा कितना? सिर्फ 2600 रुपए। तो 2600 रुपए की घड़ी होगी। कितने रुपए की घड़ी होगी? 2600 रुपए की घड़ी होगी। और उसको देकर उसने क्या कर दिया कि आपका जितना भी कर्जा था वो हमने चुकता कर दिया, ये घड़ी रख लो 2600 रुपए की। समझ में आ गया? यहां पर इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। यहां देखो भाई, यहां देखो, यहां क्या पूछा गया है। ये क्वेश्चन उस वाले क्वेश्चन से अलग है जहां रेट का हमने अंतर निकाला था। ये क्वेश्चन बोल रहा है एट अ सर्टेन रेट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 12,000 रुपीज फॉर 3 ईयर एंड 800 फॉर 4 ईयर्स इज 20 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, साधारण ब्याज की किसी दर से 12,000 के 3 वर्ष तथा 800 के 4 वर्ष के ब्याज का अंतर अगर 20 वर्ष है तो ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत कितना है? और वार्षिक दर एक ही होगी। अब मुझे एक बात बताओ, आप इसे लिखोगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, दोनों का अंतर बराबर में 20 रखोगे तो P इंटू आर या P इंटू टी तो होना ही है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप ये करो कि ये जो 1200 रुपए 3 वर्ष के लिए है ना, इसको टोटल 3600 रुपए ही मानो कि एक व्यक्ति 3600 रुपए और एक व्यक्ति के 3200 रुपए के ब्याजों का अंतर कितना है? 20 रुपए है। अच्छा, 36 और 3200, उधर ब्याजों का अंतर है तो इधर टोटल प्रिंसिपल का अंतर होगा या नहीं होगा? मतलब ये सिर्फ ये बोल रहा है कि 400 रुपए पर 20 रुपए का क्या मिल रहा है? मुझे क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है। और ये 20/400 का कितना परसेंट है ये मुझे पता करना है। तो 20/400 का कितना परसेंट है भाई? 5% है। मेरा आंसर हो गया 5। मेरा आंसर हो गया 5।
क्या किया मैंने बताया है कि टोटल प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, P इंटू आर और P इंटू टी टोटल प्रिंसिपल होता है। तो मैंने ये मान लिया ये जो 20 रुपए है ना, ये 3200 और 3600 के बीच के अंतर पर मुझे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। और 3200 और 3600 का अंतर होगा 400। मतलब ये जो 20 रुपए ब्याज है अंतर, वो सिर्फ 400 रुपए के कारण आ रहा है। 400 रुपए के कारण अगर 20 रुपए का अंतर है तो ये कितना परसेंट है, 5%। तो रेट हो गई 5%। आप बोलो कि सर नहीं समझ में आया, पूरा समझाओ तो पूरा समझा देता हूं भाई। 1200 रुपए का 3 वर्ष के लिए, 1200 रुपए का 3 वर्ष के लिए किसी रेट से जो आपका क्या होगा, ब्याज होगा, वो 800 रुपए के 4 वर्ष के उसी रेट के ब्याज से कितना ज्यादा है, 20 रुपए ज्यादा है। और रेट की वैल्यू आपको निकालनी है कि आर बराबर कितना होगा। तो देखो अगर मैं इसको परसेंटेज कंसाइडर करता हूं तो मैं परसेंट रख सकता हूं, नहीं तो सोल्व करके ये 2 0 से 2 0, ये 2 0 से 2 0, ये कितना हुआ भाई 36 आर, ये माइनस का कितना हुआ 32 आर, और 36 आर माइनस 32 आर बराबर में 20 हुआ। मतलब यहां आया 4 आर बराबर में 20 और आर बराबर कितना आ गया 5। तो ये आपका आंसर हो गया 5। नॉर्मल मेथड है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगना है, इसमें कंसेप्चुअल नहीं है, ये फिर फॉर्मूला बेस्ड हो गया। कंसेप्चुअल जो मैंने आपको अभी बताया है वो, ठीक है। अब इस वाले प्रश्न को समझते हैं भाई, इसको मैं रफ कर देता हूं। इस वाले क्वेश्चन को समझो कि ये क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। A 10% per annum simple interest earned on a sum of rupees 1500 is added at the end of every 5 years. In how many years will this money becomes 2500? हमसे ये बोल रहा है कि 10% की रेट है हमारे पास और वार्षिक जो साधारण ब्याज दर से, साधारण ब्याज की दर से 1500 रुपए के निवेश पर अर्जित ब्याज को प्रत्येक 5 वर्षों के अंत में जोड़ दिया जाता है। मतलब 10% की रेट है, 5% में 50% बना, प्रिंसिपल का 50%, मतलब 750 रुपये। तो हर बार क्या करेंगे, ये 750 रुपये जोड़ते चले जाएंगे। अब अच्छा, इसमें अगर 750 रुपये आप जोड़ते हो 1500 में, तो आपका होता है कितना, 1500 700 कितने होंगे 2200। तो 2250 रुपये आपके 5 साल के बाद आपके पास इतने रुपये आ गए। वो आपसे बोल रहा है कि कितने वर्षों में ये धन 2500 हो जाएगा। अच्छा, आपने 2250 तो कर लिए, आपको चाहिए अब 250 रुपये का ब्याज। बस आपसे यही पूछ रहा है कि 10% की अगर रेट हो तो ये जो 250 रुपये का जो ब्याज है ना, 250 रुपये का ब्याज, वो 1500 में कितने वर्षों में आएगा। कुल मिला के इतनी बात है, 1500 में कितने वर्ष में आएगा 250 रुपये का ब्याज। तो ये हमको पता करना है। और वो हम कैसे पता कर सकते हैं, हम ऐसे पता कर सकते हैं कि हमें ब्याज चाहिए 250 रुपये, बटे में रखेंगे भाई 1500 इंटू 10, क्योंकि रेट है, इंटू में 100%। क्लियर है। ये भाई इधर से ये 1 2 0 ये चली गई इससे। अब यहां पर अगर इसको सोल्व करेंगे हम तो कितना आएगा, 25 से कम 25, 25 संग मतलब 1/6 और लगेगा। किसके बाद 1/6 लगेगा, हमने 5, तो 5 सही, 1/6 यहां पर नहीं है। समझते हैं इसको फिर कि क्या होगा। देखो भाई, वो ये बोल रहा है आपके पास प्रिंसिपल है कितना, 1500 रुपए। रेट जो आपके पास है 1 वर्ष की वो है 10%। आपसे बोला जा रहा है कि ब्याज को हम क्या करते हैं, ब्याज को हम हर 5 सालों में जोड़ देते हैं। किस में जोड़ देते हो आप, किस में जोड़ देते हो, 10% वार्षिक साधारण ब्याज से 1500 रुपए के निवेश पर अर्जित ब्याज प्रत्येक 5 वर्षों के अंत में जोड़ा जाता है। 5 वर्षों के अंत में आप जोड़ रहे हो। चलो ठीक है, मैं निकाल लेता हूं कि टाइम अगर 5 वर्ष हो, टाइम अगर 5 वर्ष हो तो अब क्या होगा कि कितना मुझे ब्याज मिलेगा। तो 5 वर्ष के बाद मुझे ब्याज मिलेगा कितना, ऐसा ही मिलेगा। इसका 50% मतलब 750 रुपए। और 750 रुपए हुआ तो यहां अमाउंट हो गया दोस्तों कितना, अमाउंट हो गया मेरे पास इसको जोड़ने के बाद 2250 रुपए। अच्छा, अब एक बात यहां समझो, 2250 रुपए तो मेरे पास ब्याज हो गया। मुझे करने थे कितने रुपए, 2500 रुपए। अभी मेरे पास है 2250। तो बैलेंस कितना बचा, जो मुझे आगे कमाना है वो बैलेंस है मेरे पास 250 रुपए। यस और नो, इतना ही बैलेंस है मेरे पास, 250 रुपए। अच्छा, अगर 250 रुपए बैलेंस है तो एक बात मुझे बताओ, अब तो मैंने ये राशि इसमें जोड़कर यहां पर एक अमाउंट बना लिया 2250 रुपए का।
अब जो मुझे ब्याज मिलेगा वो 1500 पर मिलेगा। क्या 1500 का ये निकालूं क्या कि 250 कितने वर्ष में मिलेगा, या ये बताओ कि अब जो ब्याज मिलेगा वो मुझे 2250 पर मिलेगा। क्योंकि मैंने राशि 5 वर्षों के बाद जितना ब्याज था वो मैंने पुट कर दी, तो अब जो अमाउंट होगा उस पर मुझे ब्याज मिलेगा। मतलब अब मुझे एक बात पता करनी है कि प्रिंसिपल अब मेरे पास हो गया 2250 रुपए, रेट मेरे पास है कितनी भाई 10%, और ब्याज जो मेरे पास है, जो ब्याज मेरे पास है टाइम का मुझे पता करना है, और इंटरेस्ट जो मेरे पास है वो 250 रुपए। तो क्या मैं ये पता कर लूं ये 250 2250 का कितना परसेंट है, कैसे पता करूंगा? 250 2250 का कितना परसेंट है? ये 10 से 10 खत्म हुई, 25 से देखो भाई ये 25 से जाएगा कितनी बार? 9 बार। क्लियर है? तो ये आया भाई कितना? 100/9%। मतलब 100/9% ये आ रहा है कि ये इसका 100/9% है। अच्छा 100/9% कितनी रेट से? 10%। 10% एक साल में अगर हो रही है तो टाइम होना चाहिए कितना? 10/9 ईयर, और 10/9 ईयर को मैं लिख सकता हूं 1 सही 1/9 ईयर। कितने साल लगे भाई? 5 साल आपको यहां लग गए, वहां लगा 1 सही 1/9, तो टोटल कितना हो गया? 6 सही 1/9 साल। 6 सही 1/9 साल, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? यहां पर क्वेश्चन 5 वर्षों के बाद जब आपने वहां पर राशि जोड़ दी तो क्वेश्चन सिंपल से हटकर थोड़ा सा कंपाउंड की तरफ चला गया, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल जो इंटरेस्ट लगता है वो एक ही प्रिंसिपल पर लगता है। लेकिन अगर बात हम कंपाउंड की करें तो कंपाउंड पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो एक ही प्रिंसिपल पर नहीं लगेगा। कंपाउंड पर पहले साल का इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर लगेगा, देन दूसरे साल का जो इंटरेस्ट लगेगा वो पहले साल के अमाउंट पर लगेगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कंपाउंड में जो पहले साल का अमाउंट होगा, जो पहले साल का अमाउंट होगा वो दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल, जो दूसरे साल का अमाउंट होगा वो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल होगा, जो तीसरे साल का अमाउंट बनेगा वो चौथे साल के लिए प्रिंसिपल की तरह काम करेगा। जैसे यहां पर किया है 1500 रुपए 10% रेट 5 साल के बाद जोड़ा जाता है। मैंने राशि निकाल दी कि जोड़कर ये कितना प्रिंसिपल बना लेंगे? 2250 रुपए। क्वेश्चन हो गया 2250 रुपए 10% की रेट है, कितने वर्षों में 250 रुपए का ब्याज देगी? हमने निकाल लिया। 1 सही 1/9 ईयर लगेंगे जब 250 रुपए का ब्याज आएगा। 5 वर्ष थे, 1 सही 1/9, मतलब टोटल कितना हो गया भाई? 6 सही 1/9 ईयर। ओके, अब यहां समझ लेते हैं भाई ये क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में बोला गया है अ सम ऑफ 2668 अमाउंट्स टू ₹4669 इन 5 ईयर्स। मतलब आपके पास प्रिंसिपल है 2668, ये आपके पास प्रिंसिपल है। ये 5 सालों में, ये 5 सालों में कितना हो जाता है? 4669 हो जाता है। कितने साल में? 5 साल में। कहां से? ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कितना है? 2668, ये प्रिंसिपल है। आपसे पूछा गया दर प्रतिशत बताओ। अच्छा दर प्रतिशत अगर बताओ तो मुझे एक बात बताओ, ये अमाउंट है 5 साल का और ये प्रिंसिपल है। अगर मैं माइनस करूं तो क्या निकलेगा भाई? 9 में से 8 गया 1 0, और यहां पर कितना निकला? 0 और 1, तो ये हो गया 2001। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 2001 ब्याज होगा ये कितने साल का होगा? ये 5 सालों का ब्याज होगा या नहीं होगा? ये 5 साल का कब बना अमाउंट? जब 5 साल का ब्याज लगा होगा इस पर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं ये और कुछ नहीं, ये 5 ईयर का आपके पास इंटरेस्ट है, ये 5 साल का आपके पास ब्याज है। अच्छा रेट होती है 1 साल का ब्याज इंटरेस्ट बटे में प्रिंसिपल इंटू 100%। क्लियर है? अच्छा इंटरेस्ट कितना है? 1 साल का चाहिए। प्रिंसिपल तो मेरे पास है कितना है? 2668, और इंटू में मेरे पास 100% भी है। क्लियर है? यहां पर सिर्फ हमें यह पता करना है कि ब्याज कितना लगा। तो 5 साल में इतना, तो 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 चौके 20, ये 0 हुआ भाई, नहीं जाने का फिर से 0 हुआ, पॉइंट लगाओ, 5 दूनी 10, तो ये हो गया भाई 400.2। 400.2 दशमलव गई, यहां से ये चला गया, मतलब ये आ गया भाई 4002
बट्टे में 2, 6, 6, 8 और ये हो गया कितना, एक और 0। अब इसको आप मर्जी चाहे वैसे सोल्व कर सकते हो। अब कैसे सोल्व करना चाहोगे भाई, लगभग में देख लो कितनी बार जा रहा है। लगभग में देखो यहाँ लिखा हुआ 15.2, 14.9, 16 और 15 और नन ऑफ दीज। अब अगर लगभग में हम देखें तो यहाँ देखो भाई 2600 है, मतलब 2600 है। अगर इसको 4000 ही देखें हम तो ये 2 बार तो नहीं जाएगा, जाएगा तो एक ही बार। और अगर एक बार गया दोस्तों तो देख लेते हैं भाई कि 4002 में से अगर मैं 2668 माइनस कर रहा हूं तो बच कितना रहा है। तो भाई 12 में से 8 जा रहा है तो 4 बच रहा है। इसके बाद अगर 12 में से 8 गया तो 4 यहां पर बच रहा है। 9 में से 6 गया तो आपका 3 बच रहा है। 9 में से 6 गया तो यहां पर भी आपका 3 बच रहा है और यहां बचा 1। यह है 1334 और 1 0 और डिवाइड करनी है 2668 से। अच्छा यहाँ एक मुझे चीज दिखाई दे रही है कि ये 1334 है ये 2668 के आधे के बराबर है। और अगर आधे के बाद एक 0 लगी हुई है मतलब ये टोटल 5 बार जाएगा। तो एक बार पहले गया था, 5 बार अब गया तो रेट निकल गई कितनी परसेंट, 15% रेट ये आपकी निकल गई। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं तो इसमें कुछ ऐसा कुछ नया था नहीं। क्लियर है? ओके, यहां समझो इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो भी ठीक है, नहीं करें तो भी ठीक है। और क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन को हम पहले भी समझ चुके हैं कि 4% वार्षिक दर से 3 गुना होना मतलब कितना परसेंट होना, 200%। 4% की दर से 200% 50 साल में होगी। अब वो बोल रहा है इन्हीं 50 साल से वो 500%, 6 गुना मतलब 500%, 50 साल से 500% कितनी रेट लगेगी, 10% रेट लगेगी। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? इसमें और कुछ तो करना नहीं है। इस वाले क्वेश्चन के बारे में समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ऐसा ही होना, सर्टेन प्रिंसिपल एट 8% एनुअल रेट फॉर 6 ईयर इज हाफ द प्रिंसिपल। दी प्रिंसिपल इज, आपसे ये बोला गया किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन से आधा है। मूलधन क्या होगा? तो पहली बात तो इसका आंसर आ ही नहीं सकता है। इसमें क्या है, डाटा इनसफिशियंट है। पहली बात, क्यों डाटा इनसफिशियंट है? एक बात तो यह है कि इसका आंसर नन ऑफ दीज भी हो सकता है। तो क्यों होगा नन ऑफ दीज? क्योंकि आपको पता है कि अगर रेट 8% है, रेट 8% है, टाइम आपके पास 6 साल है तो ब्याज मिलेगा कितना परसेंट, 48%। और कोई भी राशि हुई, 100 हुई, 200 हुई, 300 हुई, अगर 48% का ब्याज मतलब 48 रुपए ब्याज अगर बनेगा तो वो कभी इससे आधा नहीं होगा, जो कि इसने बोला है कि मूलधन से आधा है। तो ऐसा तो किसी भी टर्म के लिए पॉसिबल नहीं है। तो आंसर होगा नन ऑफ दीज। डाटा इनसफिशिएंट भी आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर ना मेरे पास रेट है और ना मेरे पास प्रिंसिपल है। सॉरी, रेट है मेरे पास, टाइम है मेरे पास, क्या नहीं है मेरे पास, ये नहीं है। अगर मैं यहां पर देखो, मैं मान लेता हूं प्रिंसिपल P है, मैं मान लेता हूं प्रिंसिपल P है। क्लियर है? अगर प्रिंसिपल P हुआ तो 8% की रेट 6 साल में बराबर मुझे क्या देगा कि मूलधन से आधा है। तो मैं यहां पर लिख दूंगा हाफ ऑफ P। ये P से P कट गया। भैया आप फाइंड आउट किस चीज को कर रहे हो ये तो मुझे बता दो। आप किस चीज का पता लगा रहे हो? वो कहां गई? वो तो गायब ही हो गई, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो इस टर्म में आपका आंसर होगा डाटा इनसफिशिएंट। डाटा इनसफिशिएंट मतलब डाटा पर्याप्त नहीं है, डाटा अपर्याप्त है। क्योंकि यहां P और P यहां पर आ रहा है तो कुछ भी सोल्व नहीं हो सकता। यहां इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज या फिर डाटा इनसफिशिएंट। ओके, ये क्वेश्चन देखो। अभी इस क्वेश्चन के बारे में मैंने बात की है, वही क्वेश्चन है। A person bears a loss of 55.5 annually when rate of interest decrease from 11.5 to 10%। मतलब अगर 1.5% की अगर रेट गिर जाती है तो किसी व्यक्ति को 55.5 रुपए हानि होती है। तो ये इसके बराबर हो गया। आपसे बोल रहा है कि उसकी धनराशि भाई 100% की वैल्यू होगी। ये परसेंट से परसेंट कटा, पॉइंट से पॉइंट कट गया। कितनी बार जाएगा यहां देख लो भाई, 15 से जाएगा 3 बार, 15 3 45, 10 बचेगा, 15 7 105 00 मतलब 3700 रुपए इसका आंसर हो गया। ये वाली बात भी समझ में आई, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अगले प्रश्न। अब यहां पर देखो, ये प्रश्न भी हम कर चुके हैं, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। देख लो इस क्वेश्चन को,
सोल्व कर सकते हो, छोड़ देता हूं इसको, क्योंकि बोला गया है कि 4 वर्ष का मिश्र धन हो रहा है 2016 1200 पर, ब्याज की अगर दर 1% अधिक होती तो मतलब 4 साल का 4% ब्याज ज़्यादा मिलता, जो कि 1200 का लगता 48%, और 48 इसमें जोड़ते 16 और 48 अगर आप जोड़ते तो 64 होता है आपका, तो 2064 इसका आंसर हो गया। ठीक है भाई, ये भी क्वेश्चन उसी तरह से जिस तरह से अभी क्या हमने, कोई धन साधारण ब्याज पर 2.5 वर्ष में, देखो क्या दिया हुआ है, 2.5 वर्ष में 1012 तथा 4 वर्ष में 1067.20 रुपए हो जाता है। अब देखो दोनों का अंतर निकालोगे, 1.5 वर्ष का अंतर निकलेगा और वो 1.5 वर्ष का ब्याज होगा, उसको 1.5 से डिवाइड करोगे तो 1 वर्ष का ब्याज निकलेगा, और उस 1 वर्ष के ब्याज को प्रिंसिपल से कैलकुलेट करके देख लो तो आपका आंसर आ गया। तो ये पैटर्न तो वही है पुराना। यहां पर देख लो भाई, यहां पर क्या बोला गया है, नवीन ने एक बैंक में 10% वार्षिक दर पर 3000 रुपए और दूसरे बैंक में 8% वार्षिक दर पर 5000 रुपए जमा किए, कुल धनराशि पर ब्याज की दर क्या है। नॉर्मल क्वेश्चन है, ये बोल रहा है नवीन डिपॉजिट 3000 इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, उसे मिल रहे होंगे 300 रुपए ब्याज के रूप में, एंड 5000 इन अनदर बैंक एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, इसको मिल रहे होंगे कितने रुपए, 8% है, मतलब इसको 400 रुपए, 300 रुपए 400 रुपए, टोटल जो इंटरेस्ट है वो 700 रुपए मिल रहा है। टोटल इंटरेस्ट जो है वो 700%, पता तो है ना, 3000 का 10% 300, 5000 का 8% 400। ये यही बोल रहा है कि रेट इंटरेस्ट पर एनम ऑन दी टोटल सम ऑफ मनी, मतलब ये जो 700 रुपए है वो टोटल मनी 8000 का कितना परसेंट है, बस ये आपसे ये पूछ रहा है। ये 2 0 से 2 0, ये 1 0 चली गई भाई, ये चला गया। अब 7 से यहां देख लो ये कितनी बार जा रहा है, 8 से कितनी बार जाएगा, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, बचेगा कितना 6/8, और इसको अगर हम सोल्व करें तो 2 से 3 बार और 2 से 4 बार, तो 8 से ही 3/4% आपकी रेट होगी, ये आपका आंसर हो गया। नॉर्मल क्वेश्चन है, समझ में आ गया भाई। चलो इसके बाद इस क्वेश्चन पे बोला गया साधारण ब्याज की वार्षिक दर जिससे कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी, दर 10 वर्ष में दोगुनी मतलब 100% 10 वर्ष में, तो रेट क्या होनी चाहिए 10%, इसका आंसर हो गया। यहां पर इस क्वेश्चन को भी मैं आधा छोड़कर बताऊंगा आपको। देखो 25,800 रुपए 14% की वार्षिक दर है, आपसे बोल रहा है कि भाई ये बताओ 1 वर्ष और 4 माह का, अब 1 वर्ष के लिए 14% रेट तो लगनी है, 4 माह की अगर बात है तो भाई 4 माह के लिए कितनी लगेगी, यहां देख लो 25,800 पर कितना ब्याज लगना है, रेट है 14%, तो ये तो 1 साल की हो गई भाई। 4 माह को क्या मैं ये बोल सकता हूं कि टोटल कितने वर्ष की बात होगी, 1/3 वर्ष बोल सकता हूं या नहीं। तो रेट कितनी लगी भाई, 1/3 में रेट भी लगेगी 14 की 1/3 के बराबर, और 14 1/3 को मैं बोल सकता हूं 4 तिया 12 2/3%, तो रेट टोटल इतनी लगेगी। तो रेट टोटल कितनी होगी आपकी, 14 और 4 18, तो यहां पर लगेगी भाई 18 सही 2/3 मतलब 18 तिया 54, और 54 और 2 56/3%, ये इससे ये चला गया। अब क्या करना है ये देख लो यार, यहां पर ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से कितनी बार गया यहां पर देखो, 3 8 24 और 3 6 18, 86 इंटू कितना करना है आपको 56 करना है, लास्ट में 6 आना चाहिए, आंसर होगा ये, लास्ट में 6 आना चाहिए ना, आंसर होगा ये। और अगर आपको नहीं है भैया भरोसा के आंसर ये होगा या नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कैसे करेंगे। 6 छंग 36 का 6 हासिल लगी थी, 6 8 कितने हो गए 48, 5 छंग कितने हो गए 3, 8 3 11 का 1 हासिल लगी 3, ये हो गया 8, और यहाँ पर 5 8 40, 40 और 8 कितना हो गया 48, तो आंसर हो गया 4816। ये भी चीज क्लियर है यहाँ पर कि किस तरह से मल्टीप्लाई किया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं सिंपल इंटरेस्ट में। इसके बाद अगर सिंपल इंटरेस्ट के कोई अलग से क्वेश्चन में लाऊंगा तो आपको बिल्कुल बता दूंगा कि कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज क्वेश्चन जो होते नहीं है सिंपल इंटरेस्ट में, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन होते हैं जैसा कि उसका नाम है। और ठीक कहानी कंपाउंड इंटरेस्ट की है, अगर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट में बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर बैंक पीओ की या बैंक क्लर्क की आप यानी किसी भी बैंक की एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पर इसका लेवल थोड़ा सा अप आता है।
मैं कोशिश करूंगा कि वो क्वेश्चन भी आपको इस सेशन में दे पाऊं। आज के लिए रखते हैं इतना ही, तब तक बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।